अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून फेलोज, और नून, गुड नून रादर। और हम आज का थर्ड सेशन शुरू कर रहे हैं। दिस वीक ऑफ द स्टार्टअप समर स्कूल इज अबाउट बिल्डिंग योर स्टार्टअप बिजनेस। कि आपने लीडरशिप से शुरू किया। वीक टू वाज कि आप एक प्रॉब्लम फाइंड करें और उस प्रॉब्लम ढूंढें और उस पर डिजाइन थिंकिंग के थ्रू एक सोल्यूशन डिजाइन करें। सो बिजनेस मॉडल कैनवस तक हम लास्ट वीक में कवर किया। दिस वीक इज कि जहां आप उस बिजनेस मॉडल से आगे लेके जाके उसको उसके लिए एक ब्रांड बिल्ड करें, एक फाइनेंशियल मॉडल बिल्ड करें। और कपिल आज हमारे साथ, उस हमारे जो ऑनरेबल गेस्ट हैं, आज के स्पीकर हैं, वो आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप अपने स्टार्टअप बिजनेस को एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में लेके आए, ताकि इन्वेस्टर्स, स्टेक होल्डर्स जब आपसे मिलें तो एक प्रोफेशनल फीलिंग उनको आनी चाहिए। और मैं यहाँ इस मौके पे ये वेलकम करना चाहूंगा कपिल कुमार फ्रॉम कराची। इज अ स्टार्टअप कंसल्टेंट, NIC कराची और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टार्टअप्स है उनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं और हेल्प करते हैं उनको कि वो स्टार्टअप जब इन्वेस्टर के पास जाएं तो इन्वेस्टर उनको सीरियसली कंसिडर करे। सो वेलकम ऑन बोर्ड कपिल। थैंक यू वेरी मच। आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़रूरी भी है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान में इस पे बात नहीं होती। इस एरिया को कोई भी कवर नहीं करता। सब लोग क्या कहते हैं, बिजनेस आइडिया को सोचना और उसको मार्केट में लॉन्च करना नॉट अ बिग डील, ये बहुत बड़ी डील नहीं है। बट उसको प्रेजेंटेबल बनाना और रेडी बनाना कि आपके पास इन्वेस्टर्स आए, उसमें इन्वेस्टमेंट करें, ये बहुत बड़ी टफ जॉब है। पाकिस्तान में इस पे फोकस भी नहीं होता और हमारे पास कोई ऐसे स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज भी नहीं है जो कि आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स पे काम करे। आपके स्टार्ट स्पेशली हम पर्सनल बिल्डिंग पे तो काम करते हैं, पर्सनल प्रेजेंटेशन स्किल्स पे काम करते हैं हर जगह पे, बट स्टार्टअप के प्रेजेंटेशन स्किल्स पे काम नहीं करते। कैसे स्टार्टअप को आपने प्रेजेंटेबल बनाना है। देखिए, आप एक अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च कर लेते हैं। मैं बात स्टार्ट करूंगा पी से, जो कि हमारी पैकेजिंग है, जो ऐड हुई है रिसेंटली मार्केटिंग में। हम जब पैकेजिंग की बात कर रहे हैं तमाम प्रोडक्ट्स में, तमाम सर्विसेज में, तो हम स्टार्टअप की प्रेजेंटेशन, जो ये पैकेजिंग का कॉन्सेप्ट एक्चुअली, आज आप प्रोडक्ट नहीं देखते, आप खूबसूरत पैकेजिंग देखते हैं। किसी भी प्रोडक्ट पे चले जाएं, शेल्फ पे चले जाएं, आप किसी भी स्टोर पे, तो आप सबसे पहले देखते हैं कि प्रोडक्ट कितना प्रेजेंटेबल है। तो इसी तरह हम स्टार्टअप पे भी यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि जी स्टार्टअप कितना प्रेजेंटेबल है। जब आप मार्केट में सर्व कर रहे हैं तो ठीक है, प्रोडक्ट आपका बहुत अच्छा है, आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, बट किस तरह कर रहे हैं। मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ से कि एक एग्जांपल दूंगा। रिसेंटली मैंने एक बहुत बड़ी कंपनी है पाकिस्तान की, उनके सर्विस सेंटर पे कॉल की और उन्होंने कहा कि जी आए, मुझे मेरा एसी खराब हो गया है, इसको रिपेयर कर दें। तो उन्होंने जो 2 लोग भेजे, कंपनी तो बहुत अच्छी है, बट उन्होंने जो 2 लोग भेजे उनकी ड्रेसिंग बहुत बुरी थी। और मैं सोच रहा था कि क्या मैं इनको घर पे अलाउ करूं या ना करूं। कंपनी बहुत अच्छी हो सकता है, वो जो रिपेयरिंग मैकेनिक्स हो वो भी बहुत अच्छे हो, वो बहुत अच्छी एसी रिपेयर कर सकते हैं, बट उनकी जो ड्रेसिंग थी और जो उनका हुलिया था वो इतना प्रेजेंटेबल नहीं था, या वो लग रहा था कि पता नहीं किसको भेज दिया है। एनी हाउ मैंने काम करवा लिया, बट स्टिल मुझे डाउट थे 2-3 दिन तक, ये कौन थे जो आए थे। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव थे। सो ड्रेसिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। ड्रेसिंग का मतलब है कि वो यूनिफॉर्म में होते तो बहुत अच्छा होता। तो इसी तरह हम आते हैं स्टार्टअप्स पे। ये एक बहुत बड़ी कंपनी की बात की मैंने। इसी तरह एक स्टार्टअप पे मैंने सर्विसेज अक्वायर की कुछ दिन पहले। एक मुझे अपनी कार को ट्यूनिंग करवानी थी, वो कार ट्यूनिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो उन्होंने जब अपने मैकेनिक्स को भेजा तो वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में थे, उनके पास प्रॉपर बैग था, उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट थे जो कि टैगिंग थी उनपे। सो लुक के यार किसी प्रोफेशनल कंपनी से कोई मेरे पास आया है। तो हम आते हैं बाकी चीजों की तरफ भी, हमारी प्रेजेंटेशन और सारी चीजें। मैं एक आउटलुक दे रहा हूँ कि वहीं से मुझे पता चल गया कि यार ये जो काम कर रहे हैं दे आर प्रोफेशनल्स, दे हैव अ प्रोफेशनल लुक। इसी तरह हम बात करें तो ओवरऑल हमारे पास 5 एरियाज हैं जिस पे आज हम बात करेंगे। अच्छा, इमरान मुझे कंफर्म कर दीजिएगा हमारे पास टाइम कितना है, ताकि मैं फिर उसी तरह लीड करूं। वी गुड 45-50 मिनट्स। ओके ओके ओके। तो हमारे पास 5 एरियाज है जिन पे हम फोकस करेंगे। मैं वन बाय वन अगर इसको काउंट कर लेता हूँ। पहले तो हम वेबसाइट पे बात करेंगे, किस तरह होनी चाहिए हमारी, जो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन होता है या कस्टमर की तरफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है,
देन हमारे सोशल मीडिया हैंडलर्स वो कैसे होने चाहिए, उनकी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए। देन हम बात करेंगे अपनी पिच डेक पे, हमारी पिच डेक कैसी होनी चाहिए कि ये हमारा एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है जो हम पब्लिक नहीं करते, बट स्टिल वो कैसा होना चाहिए उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि जब हम इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं तो उनके सामने हमारी पिच डेक होती है। अच्छा, चौथी चीज है हमारा आउटलुक, फिजिकल आउटलुक कैसा है हमारा, चाहे वो स्टोर है या हमारा, या हम सर्विसेज दे रहे हैं तो हम, हमारी ऑफिस कैसी है, उसकी आउटलुक कैसा है। और पांचवी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे कार्ड्स, विजिटिंग कार्ड वो कैसे हैं। क्योंकि विजिटिंग कार्ड्स का भी बहुत बड़ा एक, इवन दो आज के दौर में विजिटिंग कार्ड की कोई वैल्यू नहीं होती, आप जब विजिटिंग कार्ड देते हैं 10 मिनट बाद लोग भूल जाते हैं अगर आपने उन्हें विजिटिंग कार्ड भी दिया था, क्योंकि आप मोबाइल फोन है, आपके पास स्मार्टफोन्स हैं, आप नंबर सेव कर लेते हैं, बट स्टिल उसका क्या इम्पैक्ट होता है वो उस पर मैं बात करूंगा। तो ये 5 एरियाज हैं जहां, जिन एरियाज पे हम कवर करने की कोशिश करेंगे आज के हमारे टॉपिक को। तो सबसे पहली बात की मैंने वेबसाइट की। होता क्या है, पाकिस्तान में स्पेशली मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स, मोस्ट मैं इसमें इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूँ बहुत सारे, क्योंकि मैं पूरा पाकिस्तान घूम चुका हूँ, एनआईसी के स्टार्टअप्स भी देखे हैं, प्लान 9 के स्टार्टअप को भी विजिट किया है, और उन स्टार्टअप्स को भी विजिट किया है जो शायद कहीं भी इंक्यूबेट नहीं हुए पूरे पाकिस्तान में। तो वो स्टार्टअप भी खुद से कुछ ना कुछ कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, उनकी भी मैंने वेबसाइट और प्रेजेंटेशन देखी है। और एक हमारे जो स्टार्टअप कैटेगरी में नहीं आते बिजनेसेस, वो जिसको हम कहते हैं बिजनेस कहते हैं एक्चुअली, या जिसको हम कहते हैं दुकान कहते हैं, या जिसको हम अपना कोई भी सर्विस ओरिएंटेड कंपनी कहते हैं, जो इन दोनों नेम्स को यूज नहीं करते, मतलब मैं लविश नेम्स की बात कर रहा हूँ, तो उनको भी मैंने देखा है, उनकी वेबसाइट्स भी देखी है। यहाँ जो चीज मिसिंग नजर आई वो ये आई कि कोई भी प्रेजेंटेबल वेबसाइट पे फोकस नहीं कर रहा। आपकी जो वेबसाइट है ना, बहुत अच्छी वेबसाइट, अगर आप उसको मैं ये कहता हूँ कि बहुत सारे स्टार्टअप होते हैं, अगर वो लेट सपोज ई कॉमर्स स्टोर की तरफ जा रहे हैं, वो तो ठीक है, बहुत ही कॉस्ट एक्सटेंसिव होती है वेबसाइट। अगर आप जस्ट फॉर सेक ऑफ इंफॉर्मेशन आपने वेबसाइट बनाई है, तो उसको तो आप प्रेजेंटेबल बना सकते हैं बहुत ही थोड़ी सी कॉस्ट में। और मैं जितनी भी चीजों की बात करूंगा, ये सारी चीजें आप विद इन $100 कर सकते हैं। आज का जो पाकिस्तानी करेंसी है, उसको अगर डॉलर में कन्वर्ट करें तो $100 में आप एक प्रेजेंटेबल स्टार्टअप बना सकते हैं। वो कैसे, मैं अभी बताऊंगा। तो आपकी एक वेबसाइट, बहुत अच्छी वेबसाइट, वन पेजर हो, जो आप ट्रेंडी है आजकल, लुक चल रहा है। अगर आप देखिए, वेबसाइट तो सब लोग बना लेते हैं, उसको उसकी रेजोल्यूशन अच्छी नहीं होती, उसमें जो ग्राफिक्स यूज करते हैं वो अच्छे नहीं होते। होता क्या है, जब आपका इन्वेस्टर आपकी वेबसाइट को विजिट करता है तो वहां से एक चीप लुक आता है। इवन तो एक कस्टमर भी आपका, एक लेमैन भी आपकी वेबसाइट को विजिट करे और उसके ग्राफिक्स अच्छे ना हो, या आपने पाकिस्तान में एक वेबसाइट आपकी है और आपने वहां जो पिक्टोरियल्स यूज किए वो आपने फॉरेनर्स की लगा दिए, तो उसमें सीधा सीधा पता चल जाता है आपने कॉपी पेस्ट किया है। आपकी वेबसाइट पे आपका कल्चर नजर आना चाहिए। अगर आपका फोकस ग्लोबल नहीं है, अगर आपका फोकस लोकल है और आप एक स्टार्टअप है, तो आपकी वेबसाइट एक लुक देने चाहिए कि लेट सपोज अगर ये पंजाब की वेबसाइट है, इसमें बुरा नहीं है अगर आप कुछ कल्चरल ग्राफिक्स यूज कर रहे हैं, आप कल्चरल एक टच दे रहे हैं, तो उससे होता है आपकी कस्टमर को एक फीलिंग आती है कि यस, ये अपना है, ये मेरे शहर की वेबसाइट है, ये मेरे सूबे की वेबसाइट है, मेरे स्टेट से ऑपरेट कर रही है, तो एक लुक आती है। अदरवाइज आप देखिए वो मैं सर्विसेज कंपनीज की वेबसाइट पे जब भी जाता हूं तो वो उन्होंने गोरों की पिक्चर्स लगाई होती हैं और वो लुक नहीं देती कि ये लोकली कुछ करना चाहते हैं। आपके पास लोकल पिक्चर्स होने चाहिए। बहुत सस्ते सस्ते मॉडल्स मिल जाते हैं, बहुत सस्ते सस्ते आपके पास, अगर रियल एक ऑफिस एनवायरनमेंट है, आप उसकी एक अच्छी पिक्चर ले सकते हैं। एक फ्रीलांसर फोटोग्राफर आपसे पूरे दिन के ₹1000 चार्ज करता है पाकिस्तान में। फॉर्चुनेटली हमारे पास बहुत सारी चीजें सस्ती हैं, आप कोई 10-15 पिक्चर्स नहीं ले सकते जो आप अपनी वेबसाइट पे प्लेस कर दें, जो कि एक रियल लुक दे। उससे होता क्या है, आपके रियल बिजनेस की आइडेंटिटी आती है। चाहे मैं एज ए इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव बात करूं भी एक बहुत अच्छा लुक आता है, और एक एज ए लेमैन बात करूं भी बहुत अच्छा लुक आता है। फिर हमारा लोगो, जिसमें हम लेस फोकस्ड होते हैं, हम कहीं से भी लोगो डिजाइन कर लेते हैं, मतलब कहीं से फ्री वाली वेबसाइट से। अगर आप पेड लोगो की तरफ भी जाते हैं, पेड लोगो की वेबसाइट अवेलेबल, ठीक है, आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप एक कंसल्टेंट को हायर करें या डिजाइनर को हायर करें जो आपका लोगो क्रिएट करे,
आप खुद कर सकते हैं। वेबसाइट्स अवेलेबल हैं वहां पर, मैक्सिमम जो है ना $5, $6, $3, $10 का लोगो आपको मिल जाता है, बहुत अच्छा ब्रांडेड लोगो। अगर फाइबर यार से जी फाइबर से इमरान, ले फाइबर से आप ले सकते हैं डिजाइनर। बिल्कुल फाइवर से ले सकते हैं। तो आप लोकल डिजाइनर, ठीक है, वो आपसे 50-60 हजार रुपए की डिमांड करते हैं या 1 लाख रुपए की डिमांड करते हैं, पर वहां पर आप 1-1.5 हजार रुपए में, 2 हजार रुपए में एक अच्छा लोगो डिजाइन कर सकते हैं। लोगो आपका अच्छा होना चाहिए और वो उसकी पिक्सल्स अच्छी होनी चाहिए। अक्सर लोगों के जो लोगो होते हैं उसकी पिक्सल्स आउट हो रही होती हैं, तो उससे होता क्या, चीप लुक आता है। अब ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, शायद इन पे फोकस नहीं होता लोगों का, कि आपने लो रेजोल्यूशन का लोगो लगा दिया है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इन्वेस्टर और आपका कस्टमर ये जरूर देखता है कि आप कितने कॉन्शियस हैं अपनी ब्रांडिंग को लेके, क्योंकि ब्रांडिंग इज एवरीथिंग इन दिस सेंचुरी। अगर आप बात करें, सोशल मीडिया वर्ल्ड में रहते हैं, तो आपका लोगो जो है आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। तो लोगो आप उसको फोकस करना है, वो आपका प्रोफेशनल होना चाहिए, किसी प्रोफेशनल ने डेवलप किया हो, और सेम लोगो यूज करें आप हर जगह पे। जैसे कि हम इस सेशन में भी बात करें तो सीजीआई का लोगो अगर आप देखेंगे, यहाँ पर भी यही लोगो है, तो आपके जितने सोशल मीडिया पोर्टल्स है वहां पर यही सेम लोगो यूज हो रहा है और एक बेहतरीन रेजोल्यूशन में यूज हो रहा है। तो इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है वेबसाइट पे। देन पिक्चर्स की हमने बात की, वेबसाइट पे आपकी वो बहुत अच्छी होनी चाहिए और टू द बिजनेस को रिफ्लेक्ट करें, ऐसी पिक्चर्स आपको यूज करनी है। देन टैब्स बहुत सारे दे देते हैं आप वेबसाइट में, इतने ज्यादा टैब्स जो है ना इरिटेट करते हैं कस्टमर को। लाइक कस्टमर इंटरेस्टेड नहीं है आपकी टर्म्स एंड कंडीशन सामने नजर आए, कस्टमर इंटरेस्टेड नहीं है कि आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप अपर टैब में दे दें। तो ये चीजें आपकी जो है लोअर टैब में होनी चाहिए। आप देखिए जितनी भी प्रोफेशनल वेबसाइट्स पे जाएंगे, इवन तो आप अमेजोन पे चले जाएं, अमेजोन की वेबसाइट विजिट करें, तो आपको अपर टैब में सिर्फ 4 या 5 टैब्स बटन नजर आएंगे। बाकी सारे जितने बटन होते हैं वो नीचे होते हैं, इन द बॉटम बॉटम लेआउट पे होते हैं। उससे होता क्या है, कस्टमर इरिटेट नहीं होता, कंफ्यूज नहीं होता, इजीली नेविगेट करता है आपकी वेबसाइट को, एक प्रोफेशनल लुक आता है। ये चीजें आप कर सकते हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगती, इवन तो आपने वो बटन तो दे रहे हैं ना, वो नीचे दे दें। देन आपकी लोकेशन प्रॉपरली हाईलाइट होनी चाहिए आपकी वेबसाइट पे। अक्सर लोग लोकेशन पे फोकस नहीं करते, बट मुझ जैसे जो कुछ कस्टमर है वो लोकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं, आपकी लोकेशन को देखना चाहते हैं कि आप कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे 2-3 दिन पहले मैंने एक पिज्जा ऑर्डर किया फूड पांडा के थ्रू। एक मैं नाम नहीं लूंगा, बट एक पिज्जा आउटलेट था, वो बहुत ही अच्छा नाम था उसका, इंग्लिश मैं कह सकता हूँ नाम था। तो मैंने कहा जल्दी से यहाँ से ऑर्डर करते हैं, बट वो जो एक्सपीरियंस था वो अच्छा नहीं था। तो देन अगेन मैंने जाके जब लोकेशन सर्च की बाद में जाके, तो पता चला वो ऐसी लोकेलिटी में है, वो एक पिज्जा शॉप है छोटी सी, तो ऑब्वियसली वो अच्छा टेस्ट नहीं था, वो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। बट ये चीजें मैटर करती हैं, आपको लोग देखते हैं कि आप किस लोकेलिटी से हैं, तो आपकी एड्रेस जो है वो अच्छी लोकेलिटी होनी चाहिए, क्योंकि आप जब बिजनेस कर रहे हैं तो प्रेजेंटेशन में ये भी चीजें आती हैं कि आपका बिजनेस कहाँ से ऑपरेट हो रहा है, तो इस पे ज्यादा फोकस करें। और कपिल भाई एक मिनट, ये शकील है मेरे दोस्त, बहुत अच्छे, शकील अहमद फ्रॉम साउथ अफ्रीका, एंड ही श्योर, सेइंग कि डिस्कशन हम इंग्लिश में कर सकते हैं, बिल्कुल कर बट सकते हैं। शकील भाई उसमें थोड़ी लिमिटेशन हमारी ये भी है, अब आई अपोलोजाइज, कि अगर हम सारी डिस्कशन फुल इंग्लिश में ले जाएंगे तो जो लोकल ऑडियंस है उनके लिए समझना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज वी हैव ऑडियंस फ्रॉम अक्रॉस पाकिस्तान। सो सिंध से और पंजाब से और हर प्रोविंस से लोग हैं। उनकी आसानी के लिए हम थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि उर्दू और इंग्लिश का मिक्स आए। कुछ प्रोग्राम्स हमने प्योरली इंग्लिश में किए हैं, बट दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट जो कपिल कवर कर रहे हैं, इसको हमें बाइलिंगुअल ही रखना होगा ताकि मेजॉरिटी ऑडियंस समझ पाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल Thank you. दैट्स द पॉइंट शकील साहब के, वी हमें कम्युनिकेट, क्योंकि जिस ऑडियंस से करना है एक्चुअली उनको समझाना है जो पाकिस्तान में स्पेशली ऑपरेट कर रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मैं वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, ये इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर आप को उर्दू समझ नहीं आती भी तो। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे लोकेशन की। लोकेशन आपकी एक तो प्लेस्ड होनी चाहिए वेबसाइट पे, देन लोकेशन जो है आपकी वो कोई किसी बेटर एरिया का नाम होना चाहिए वहां पे। द रीजन इज कि जो दिखता है वो बिकता है, दैट्स द फॉर्मूला ऑफ दिस सेंचुरी। आप अगर किसी ऐसी लोकेलिटी से ऑपरेट कर रहे हैं
जो कि लोकेलिटी बहुत अच्छी कंसीडर नहीं की जाती, तो हो सकता है आपके बिजनेस इंप्रेशंस जो हैं वो अच्छे ना हो, लोग आप पे ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। लेट सपोज अगर मैं एग्जांपल दूं कराची की, आप अगर वहां लिख दें कि जी मैं लेट सपोज मैं किसी लोकेलिटी को बुरा नहीं कहना चाहता, बट मैं अगर एग्जांपल दूं कि मैं चील चौक से ऑपरेट कर रहा हूँ, तो अब होगा क्या, एक ट्रस्ट इशू आएगा कि अगर मैं डिफेंस में बैठा हुआ हूँ या लेट सपोज गुलशन में बैठा हुआ हूँ, चील चौक से लियारी से एक प्रोडक्ट आ रहा है, कैसा होगा। तो इस पे आप फोकस कर सकते हैं, आपकी जो आउटलेट है, जो बिजनेस लोकेशन है, वो कोई बेहतर होनी चाहिए। इवन दो झूठ ना बोलें बट प्रॉपर होनी चाहिए, बट कोई बेहतर होनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज जो वेबसाइट पे देखी जाती है कि आपकी नेविगेशन इजी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत अगर क्लासिक मॉडर्न डिजाइन की तरफ चले जाते हैं, उसकी नेविगेशन बहुत मुश्किल होती है और बहुत ज्यादा हैंग होती है वेबसाइट, तो वो भी एक बुरा इंप्रेशन होता है आपकी प्रेजेंटेशन पे। तो इसके बाद हम बात करेंगे वेबसाइट के बाद आपके जो सोशल मीडिया पेज हैं, वो हम बात करते हैं, तो उसमें भी अगेन हम वही साइंस यूज करेंगे। आपका लोगो जो है सेम होना चाहिए जो आप वेबसाइट पे यूज करें, हाई रेजोल्यूशन लोगो होना चाहिए। आपका जो कवर पेज है वो पिक्चर की बजाय एक वीडियो ऐड होना चाहिए, तो वो बेहतर होता है। अगर वीडियो ग्राफिक्स अगर वहां यूज करें तो वो बहुत अच्छा लुक देते हैं, और बट हाई रेजोल्यूशन में होने चाहिए। कलर्स को स्पेशली लेके आपने बहुत ज्यादा फोकस्ड होना है, चाहे आपकी वेबसाइट हो चाहे आपका सोशल मीडिया हैंडल हो। आप कलर्स ऐसे यूज करें जो अट्रैक्टिव हो, जो कस्टमर्स को जो है अट्रैक्ट करे। वो कलर्स यूज ना करें जो आपको अट्रैक्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपकी पसंद डिफरेंट हो, बट आप वो यूज करें जो मार्केट में यूज हो रहा है। आप अगर देखिए, इसका एक बेहतरीन तरीका ये होता है, मेक अ ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ टॉप 50 ब्रांड्स जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं या दुनिया को बहुत अच्छे लगते हैं। टॉप 50 ब्रांड्स जो सेम आपकी कैटेगरी में ऑपरेट कर रहे हैं, आप देखिए वो कौन से कलर्स यूज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें कलर्स का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, वो प्रेजेंटेबल बनाते हैं। आप येलो हर जगह पे यूज नहीं कर सकते, पर आप जितनी फूड वेबसाइट विजिट करेंगे, हैंडलर्स यूज करेंगे, उनमें येलो बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इसी तरह बहुत सारे ऐसे कलर्स होते हैं जो बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल लुक बना देते हैं आपकी वेबसाइट की भी, आपके सोशल मीडिया हैंडल्स की भी। आप देखिए जब स्क्रॉल कर रहे हैं ना, तो कलर का बहुत इम्पैक्ट होता है। अगर मैं स्क्रॉल करते हुए फेसबुक पे आपके कलर्स अट्रैक्टिव नहीं है, तो हो सकता है मैं आपकी पोस्ट को भी स्क्रॉल डाउन कर दूं या इग्नोर कर दूं। बट उसमें कलर्स अट्रैक्टिव हैं, आपने ग्राफिक्स बहुत अच्छे यूज करनी है और रियल ग्राफिक्स यूज किए हैं आपने, सो देन इट मेक इम्पैक्ट। आप वहीं रुक जाते हैं, इंप्रेशन आ जाता है 5 से 10 सेकंड का। और अगर आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी है, तो डेफिनेटली कस्टमर आपके अट्रैक्ट। अगेन ये सिर्फ कस्टमर की बात नहीं हो रही है, इन्वेस्टर की बात भी हो रही है। योर इन्वेस्टर इज आल्सो फोकस्ड ऑन योर सोशल मीडिया। अगर आपको ये इसकी एग्जांपल देनी है, तो मैं जिस इन्वेस्टमेंट कंपनी के साथ काम कर रहा था, तो जब मैं किसी स्टार्टअप आइडिया को प्रेजेंट करता था अपने डायरेक्टर्स के सामने या जितने भी हमारे बोर्ड मेंबर्स हैं, तो वो सबसे पहले उनके फेसबुक पेज को विजिट करते थे और सबसे पहले उनके ट्विटर हैंडल को विजिट करते थे, एंड देन उनकी वेबसाइट को विजिट करते थे। तो बाद में हम बात करते हैं पिच डेक की, बाद में हम बात करते हैं उनकी प्रेजेंटेशन की, ईमेल की, अप्रोच की। सबसे पहले ये 3 वो चीजें हैं जिनको एक इन्वेस्टर विजिट करता है जब भी वो किसी स्टार्टअप का नाम सुनता है कि दे आर सीकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। और वहां पर देन रिव्यू सेक्शन, आपके रिव्यू सेक्शन पे हम फोकस नहीं करते पाकिस्तान में। आपके बहुत बुरे बुरे रिव्यूज आए होते हैं आपके फेसबुक पे, इन्वेस्टर उनको जरूर रीड करता है। मुझे याद है मैंने 2-3 जब प्रेजेंटेशन दी थी अपने इन्वेस्टर को, तो उन्होंने मुझसे स्पेशली कहा था कि आप रिव्यू सेक्शन के स्क्रीनशॉट्स जरूर इंक्लूड कीजिएगा किसी भी स्टार्टअप के ड्यू डिलिजेंस के बाद, कि उनके रिव्यूज कैसे आ रहे हैं, कस्टमर रिव्यूज। तो आपके कस्टमर रिव्यूज आप फेक नहीं बना सकते। अगेन आपकी प्रेजेंटेशन, सर्विस क्वालिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी, ये सारी चीजें मिलके आपके कस्टमर रिव्यूज जनरेट करती है। तो उस पर बहुत ज्यादा फोकस करना है ऑब्वियसली जब आप अच्छी सर्विसेज देंगे। और अगर आप हैंडल नहीं कर सकते रिव्यू, तो एक बहुत अच्छी मैं एडवाइस ये दूंगा, अपने रिव्यू सेक्शन को बंद कर दें। अगर आप सर्विस भी बहुत बुरी दे रहे हैं और आपका रिव्यू सेक्शन भी ओपन है, तो वो पूरी दुनिया के सामने। और फेसबुक में एक लिमिटेशन ये है कि आप रिव्यूज जो है, अगर मैं गलत हूं इमरान साहब ठीक कीजिएगा, डिलीट नहीं कर सकते। अगर आपके बहुत बुरे रिव्यूज है, आप डिलीट नहीं कर सकते, वो कस्टमर खुद ही डिलीट कर सकता है। तो
अगेन आप अगर सर्विस अच्छी नहीं दे रहे और आपने रिव्यू सेक्शन भी ओपन रखा हुआ है, तो आपके जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, जो मुझ जैसे और आने वाले कस्टमर हैं, मैं प्रोडक्ट बाय करने से पहले रिव्यूज पे फोकस करता हूँ। और पाकिस्तान में शायद इस पे बहुत कम काम होता है। अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक गिफ्ट किया था अपनी सिस्टर को इंडिया में, रक्षाबंधन पे। तो आई वाज लाइक कि मैं ऐसे कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन डिलीवरी करवाई मैंने अमेजोन के थ्रू। तो मैंने कहा ऐसा कोई प्रोडक्ट ना हो जो कि बुरा हो और बैड एक्सपीरियंस हो जाए, मैं यहाँ से डिलीवरी करवा रहा हूँ। तो अमेजोन में एक बेस्ट फीचर होता है कि आप रिव्यू, वहाँ एक सर्च फिल्टर होता है बाय रिव्यूज। अगर आप सिर्फ 5 रिव्यू प्रोडक्ट को सर्च फिल्टर लगा देंगे तो अमेजोन आपको वो प्रोडक्ट शो करेगा जिनमें कस्टमर्स ने 5 रिव्यूज दिए और मैक्सिमम रिव्यूज दिए। तो इस तरह के फीचर्स हमारे पास पाकिस्तान में बहुत कम है वेबसाइट्स में। तो पूरी दुनिया में बताने का मकसद ये कि रिव्यूज पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है। ये आपकी प्रेजेंटेशन में 4 चांद लगा देती है। एक्चुअली वो चांद ही होते हैं रिव्यूज जो होते हैं, दे आर स्टार्स। आपकी परफॉर्मेंस को रेटिंग मिल रही है लाइव आपके कस्टमर्स के थ्रू, और स्पेशली आपके रियल कस्टमर्स के थ्रू। तो उस पर बहुत ज्यादा काम करना है। अगर आप अच्छा प्रोडक्ट सर्विस दे रहे हैं तो रिव्यू ऑन कर दें और कस्टमर्स को इनकरेज करें कि वो आपकी वेबसाइट पे, आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पे आपको जरूर रिव्यू करें। और अगर आप अच्छा मैनेज नहीं कर रहे तो रिव्यू सेक्शन को काइंडली बंद कर दें, ऑफ कर दें। आपको नहीं पता होता ये आपकी बैड मार्केटिंग आपकी ही सोशल मीडिया हैंडल से हो रही होती है। देन हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो आपकी डेली एक पोस्ट होनी चाहिए। हो सकता है बहुत सारे सोशल मीडिया एक्सपर्ट जो हैं इससे डिसएग्री करें या ना माने इस बात को, ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। अगर आप डेली एक पोस्ट नहीं देते आपने किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे, तो आप हाईलाइट, ये एल्गोरिथम है फेसबुक का, इस पे सोशल मीडिया मार्केटियर जो है बेहतर बता सकते हैं, बट मेरी ऑब्जर्वेशन है कि एल्गोरिथम आपको आउट कर देता है। और स्पेशली आजकल आपको स्पॉन्सर्ड पेजेस ही नजर आते हैं आपके फेसबुक पे। आप देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा, इवन तो सीजीआई का पेज भी अगर स्पॉन्सर्ड ना हो, आप 2-3 दिन सेशंस ना ले तो आपका ये पेज गायब हो जाएगा, आपकी न्यूज फीड पे नजर नहीं आएगा। तो क्योंकि पूरी दुनिया जो है फोकस्ड है पैसों पे, स्पॉन्सर्ड जो है क्योंकि सोशल मीडिया पे पैसे मिलते हैं उनको, तो उनका एल्गोरिथम कुछ ऐसा नहीं दिखाता। बट अगर आप रोज पोस्ट करते हैं, डेली एक आपकी पोस्ट होती है, तो आप प्रेजेंटेबल भी होते हैं और आप किसी की न्यूज फीड से गायब भी नहीं होते, और आपकी पोस्ट पे एंगेजमेंट भी बहुत ज्यादा होती है। और अगेन आपको करंट इश्यूज पे पोस्ट करना है। अगर आपने देखना है मार्केट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं अपनी मर्जी से, आपने पूरे साल का एक कैलेंडर बना के रख दिया, सोशल मीडिया वाले यही करते हैं, जब 2 महीने का कैलेंडर बना दिया, अब बस ये पोस्ट करना है। बट मैं शायद इस स्ट्रेटजी से डिसएग्री करता हूँ। बहुत सारे सोशल मीडिया हाउस इसी स्ट्रेटजी पे चलते हैं। आपने अपने जो पोस्ट है वो डेली जो ट्रेंड चल रहे हैं हर 2-3 दिन बाद उस पे चलाने हैं। आज देखें कल 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड चल रहे थे, कुछ कंपनीज में मैंने देखा आज सुबह सुबह उसी सोशल मीडिया ट्रेंड्स पे पोस्ट बनाई थी। तो होता क्या, एंगेजमेंट बहुत ज्यादा आती है। हमने कोई वो नहीं करनी है, वॉर नहीं करनी है कि जी हमने ट्रेंड पे चलना है। एक्चुअल जो फोकस है वो स्टार्टअप का वो एंगेजमेंट है। कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर क्या सुनना चाहता है, कस्टमर किस बारे में बात करना चाह रहा है। इवन तो आप पिज्जा सेल कर रहे हैं बट कस्टमर इज इंटरेस्टेड इन विनोद, तो आपने विनोद से रिलेटेड ही पोस्ट करनी है। सो कस्टमर इज ऑल अबाउट कि कस्टमर क्या सुनना चाहता है, कस्टमर क्या बोलना चाहता है। अल्टीमेट गोल जो है हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स का वो इंगेजमेंट है। जितनी हम मैक्सिमम कस्टमर इंगेजमेंट अक्वायर कर सकते हैं, दैट इज बेनिफिशियल फॉर आवर स्टार्टअप। आपने ट्रेंडी रहना है, डेली ट्रेंड। सुबह सुबह आप 10 मिनट लगते हैं या 15 मिनट, अगर आप डेली सुबह को विजिट कर लें कि जी मैंने आपको अगेन एक एग्जांपल दे दिया, आप टॉप 50 कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स को लिस्ट डाउन कर लें और डेली सुबह को उनके जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको विजिट करके देखें वो क्या स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं। अगर आप एक न्यू स्टार्टअप है, ये आपके लिए हम मार्केट रिसर्च पे और बेंचमार्किंग पे जो है अपने स्टार्टअप को बेहतर कर सकते हैं। तो आपकी जो बेंचमार्किंग है, आपने जो 50 स्टार्टअप्स लिस्ट डाउन किए, आप सिर्फ उनको फॉलो करें ना, आप किसी की एडवाइस ना लें दुनिया में, आप एक बहुत अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं, आप बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं अपने स्टार्टअप की। तो ये एक तरीका है। डेली एक पोस्ट होनी चाहिए, ट्रेंडी होनी चाहिए। अच्छा, प्राइस का एक बहुत बड़ा इशू आता है कि हमारे पास जो लोकल स्टार्टअप है वो कस्टमर एंगेजमेंट लेने के लिए बहुत सारे स्टार्टअप प्राइस जो है मेंशन नहीं करते अपने प्रोडक्ट के साथ। वो कहते हैं जी आए आप इनबॉक्स में जो है
हमसे पूछें, तो ठीक है, इससे एंगेजमेंट तो बढ़ जाती है। 100 लोग लिख देंगे प्राइस प्लीज, प्राइस प्लीज, प्राइस प्लीज, पर मुझ जैसे जो कस्टमर हैं वो शायद वो चले जाते हैं। द रीजन इज, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको एक पिंग करूं प्राइस प्लीज, फिर आप मुझे इनबॉक्स करेंगे, फिर वो इनबॉक्स जो है स्पैम में चला जाएगा और मुझे अल्टीमेटली उस प्रोडक्ट की प्राइस नहीं पता चलेगी। और जब मैं सोशल मीडिया पे आपसे प्राइस पूछ रहा हूँ, दैट मीन मुझे अभी प्रोडक्ट चाहिए, अभी ऑर्डर करना है, और आप मुझे 4 दिन बाद, 5 दिन बाद या 6 दिन बाद रिप्लाई कर रहे हैं। सो उससे क्या होता है, एक इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होता, उससे आपका कस्टमर जो है फेड अप हो जाता है और आपके पास फिर वो अगेन अगली मर्तबा शायद प्राइस भी ना पूछे और एंगेजमेंट भी ना हो। तो आपने इस पे भी फोकस करना है कि अगर आप जेन्युइन प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जेन्युइन सर्विस सेल कर रहे हैं, आपकी प्राइस जो है आपके पोस्ट के साथ मेंशन्ड होनी चाहिए। इससे आपकी ऑथेंटिसिटी जो है वो जाहिर होती है। बहुत सारे लोग इसलिए प्राइस नहीं देते कि इनबॉक्स में हर कस्टमर को डिफरेंट प्राइस दे देंगे। ये भी एक स्ट्रेटजी होती है। मैंने जो लोकल स्टार्टअप्स को कंसल्टेंसी दी है, तो उनका एक व्यू होता है कि जी हम वी विल कोट डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट कस्टमर्स। तो उससे होता ये है कि आपका जो कस्टमर है उसको एम्बिग्यूटी होती है, वो आप पे शक करने लगता है और अल्टीमेटली वो एक लूज ऑफ कस्टमर होता है, नॉट अ गेन ऑफ कस्टमर। तो आप प्राइस मेंशन करें, ये भी एक प्रेजेंटेशन का हिस्सा है। और अगेन अब बहुत सस्ती हो गई है, आपके पास जो ग्राफिक डिजाइनिंग है आप फ्रीलांसर हायर कर सकते हैं, बट रेजुलेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करें। हमारे पास अक्सर मैंने स्टार्टअप्स को देखा है, जो न्यू स्टार्टअप, यंग स्टार्टअप्स होते हैं, वो बजट का रोना रोते हैं और बहुत बुरी प्रेजेंटेशन में जो है, बहुत बुरी रेजुलेशन में पिक्चर्स अपलोड कर देते हैं अपनी सोशल मीडिया पे। बहुत बुरा इंप्रेशन क्रिएट होता है। आप ठीक है, आप अगर लेट सपोज आप $100 स्टार्टअप हैं, बट आपकी जो लुक्स है ना वो $1 मिलियन स्टार्टअप वाली होनी चाहिए। अगेन मैं कह रहा हूं, आप $100 स्टार्टअप हैं, बट आपकी जो लुक्स है वो $100 मिलियन स्टार्टअप वाली होनी चाहिए। उससे होगा क्या, आपके पोटेंशियल कस्टमर्स गेन होंगे। आपकी जो आजकल जो पैकेजिंग है, जो लुक्स है, वही मैटर करती है। आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं, बट आपका इंप्रेशन बहुत बुरा है, शायद वो प्रोडक्ट मैं नहीं लूंगा। एक कुछ दिन की पहले की बात है, मैं एक स्टोर पे गया, तो वहां दो सेम, मुझे एक प्रोडक्ट चाहिए था, 2 प्रोडक्ट पड़े हुए थे, दोनों सेम प्रोडक्ट थे, दोनों में सेम ही चीज थी, बट पैकेजिंग दोनों की डिफरेंट थी। एक की बहुत चीप पैकेजिंग थी, लोकल प्रोडक्ट था, एक की पैकेजिंग बहुत अच्छी थी, इंटरनेशनल प्रोडक्ट था। तो ऑब्वियसली मैंने वो प्रोडक्ट पिकअप किया। तो मैंने कहा चलो इसको ट्राई करके देखते हैं। तो उसकी जो क्वालिटी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। अगेन मैंने आके लोकल प्रोडक्ट लिया, बट याद रखें जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट था उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, बट पैकेजिंग अच्छी थी, कस्टमर ने पिक किया, अल्टीमेट गोल कंप्लीट हुआ, उनकी सेल हो गई। आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बट आपकी पैकेजिंग बहुत बुरी है, आपको कस्टमर यूज ही नहीं करना चाहते आपको ले। तो जैसे ही आपकी मार्केट ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, पैकेजिंग ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, अपनी पैकेजिंग को इम्प्रूव करें। अभी रिसेंटली एक स्टार्टअप पाकिस्तान में लॉन्च हुआ था, वो टेलरिंग सर्विसेज दे रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, शॉपर्स में अपने जो प्रोडक्ट थे डिलीवर करना स्टार्ट किए। तो पॉलीथिलीन बैग थे, बहुत सिंपल से। तो मैंने उन्हें कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं? तो दे सेड कि सर कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है, 20 रुपीज की कॉस्ट आ रही है अगर हम प्रिंटेड बैग्स की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने कहा 20 रुपीज, आपका 900 का प्रोडक्ट है, अगर आप 20 रुपीज मैनेज नहीं कर सकते तो आप ग्रो नहीं कर सकते। और उन्होंने बहुत अच्छे बैग्स डिजाइन करवाए और इतना अच्छा लुक आने लगा कि वो पहले कस्टमर्स जो है रिव्यू में, क्योंकि वो पॉलीथिलीन में होता था, उसकी पिक्चर अपलोड नहीं करते थे, बट अब जब डिसेंट बैग आ गया और डिसेंट आपके पास उसकी पैकेजिंग आ गई, अब कस्टमर्स बहुत प्राउडली जो है उस प्रोडक्ट की जो पिक्चर है वो भी अपलोड कर देते हैं अपने सोशल मीडिया रिव्यूज में कि वी गॉट अ ब्रिलियंट प्रोडक्ट। तो आपकी जो आप देखें, अक्सर लोग जो है अपना जो लंच है या डिनर है ऑफिस में, वो आपके जो ब्रांडेड बैग्स हैं उनमें ला रहे होते हैं। तो आपकी वो ब्रांडिंग ही कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली अगर वो लंच भी लेके जा रहे हैं अपना आपके सफायर के या गुल अहमद के या किसी और ब्रांड के बैग में, तो आपकी वो ब्रांडिंग कर रहे हैं। तो ये ब्रांडिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपका नाम शायद वो बैग जो डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो बार बार रीयूज होता है, और वो रीयूज होना आपका अल्टीमेट गोल है। क्योंकि अगेन आपको कस्टमर एंगेजमेंट मिलेगी, आपको फ्री में एडवर्टाइजमेंट मिलेगी। कस्टमर जितना उस बैग को घुमाएगा, आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज बहुत अच्छे पैकेजिंग बैग्स देती है,
जो इजीली खराब नहीं होते, बहुत सालों तक वो चलते हैं। द रीजन इज कस्टमर जितनी मर्तबा उस बैग में कुछ भी लेके जाएगा मार्केट में, वो एंगेजमेंट होगी, वो आपकी प्रेजेंटेशन होगी। तो प्रेजेंटेशन का मतलब सिर्फ आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं होती, ये सारी चीजें आपकी प्रेजेंटेशन में इंक्लूड होती हैं, जितनी भी चीजें हम यूज कर रहे हैं। देन आपकी जो केस स्टडीज हैं, हम पाकिस्तान में केस स्टडीज डेवलप नहीं करते। आप देखें, ये हमारे पास एक अनफॉर्चुनेट है कि हम यूनिवर्सिटीज में पिछले 6-7 साल से यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में विजिटिंग फैकल्टी रहा हूँ, बट मुझे जो सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है स्टूडेंट्स को, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी जो स्टार्टअप्स हैं या पाकिस्तानी जो कंपनीज हैं, उन पे आप जो है रिसर्च करें, और आपको पाकिस्तानी स्टार्टअप या बड़ी कंपनीज पे भी कोई केस स्टडी नहीं मिलती, आपकी कोई मीडिया हाईलाइट नहीं होती। तो होता क्या है, अल्टीमेटली लोगों को पता ही नहीं चलता। और ये करता कौन है? एक्चुअली आपने खुद करना होता है। कंपनीज खुद केस स्टडीज डिजाइन करती हैं, जो इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं, उनके पास पूरे इसके डिपार्टमेंट होते हैं। इवन तो अगर आप स्टार्टअप भी हैं, आपकी बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी है, इवन तो आपकी फेल्यूर स्टडी, आपके पास स्टडी भी है, आपने कोई फेल्यूर किया है, तो आप वो भी केस स्टडी डेवलप कर लें और वो केस स्टडी मार्केट में फ्लॉट कर लें, और उसमें आप लिख दें कि आपने दोबारा कैसे सक्सेस हासिल की। तो फेल्यूर से सक्सेस से आप होगा कि अल्टीमेटली आप ब्रांडिंग कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स है यूनिवर्सिटीज में आपको रीड करेंगे, आप पे स्ट्रेटजीज बनाएंगे, तो अल्टीमेटली वो भी आपकी ब्रांडिंग है, आपकी प्रेजेंटेशन है। तो अपनी बुराइयां बताना कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो उसको बहुत अच्छे से बताएं। आपका कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके पास जो राइटर है वो बहुत अच्छे होने चाहिए। इवन तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आपकी उर्दू अच्छी नहीं है, आप अच्छे राइटर्स को हायर कर सकते हैं जो आपके लिए केस स्टडीज डिजाइन कर ले। इस एरिया पे शायद मैंने पाकिस्तान में किसी को बात करते हुए सुना है, क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ, ये मुझे एक डिफिशियंसी नजर आती है। इमरान साहब इस पे एग्री करेंगे कि आपको, इमरान साहब, आज तक नजर आई है कोई केस स्टडी जो स्टार्टअप्स की हो, पाकिस्तानी हो, इस 2 साल में आपने देखी है कोई केस स्टडी? डेफिनेटली नहीं है, यहाँ बहुत बड़ा वैक्यूम है। लम्स ने एक्चुअली ये किया है कि केस स्टडीज बनाई है, बट वो उनका इंटरनल कंटेंट है। एग्जैक्टली। तो मैं कह रहा हूँ पब्लिक कंटेंट आपके पास नहीं होगा। लेट सपोज पेइन हो रहा है, या आपके पास जितने भी बहुत सारी पेमेंट सर्विसेज थी जो पाकिस्तान में रिसेंटली लॉन्च हुई और रिसेंटली गायब भी होगी, और दोबारा से अब रीलॉन्च कर रही है, वो मार्केट से गायब क्यों हुई? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और इस पे एक बहुत अच्छी केस स्टडी बन सकती है। वो कंपनीज खुद डेवलप करें, कोई और आपके बारे में केस स्टडी बनाए, आपका फेल्योर बताए। अगर आप उस फेल्योर को बताएंगे तो आप शायद स्ट्रेटजी बता देंगे। वो केस स्टडी जो है आपके लिए, अब पेंडेमिक में बहुत सारे लोगों ने, जैसे एक कमेंट भी आया कि बहुत डाउनफॉल भी देखा, फिर कुछ लोगों ने उसको अच्छे से जो है पॉपअप कर लिया और अगेन वो मार्केट में खड़े हो गए। सो इस पे आप खुद केस स्टडीज डिजाइन कर सकते हैं। कल मैं जहां की पोस्ट देख रहा था, तो वो कह रही थी कि अपनी आप जो पैंडेमिक एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करें। तो ऐसे आप, पर मैंने देखा वहां जो कमेंट्स आ रहे थे वो ये आ रहे थे कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड, या कुछ लोग करना ही नहीं चाहते। पाकिस्तान में हमारा ट्रेंड ही नहीं है राइटिंग का या लिखने का, तो आप बुक्स लिख सकते हैं पूरी पूरी। इमरान साहब ने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे, इसी तरह अजीमी साहब ने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे। आप उन अप्स एंड डाउन्स को हाईलाइट करें, एक्चुअली आपकी वो ब्रांडिंग होगी। फिर हमारे पास एक और पॉइंट होता है जो अगली पॉइंट। कपिल भाई, अजीमी साहब कह रहे हैं वो केस स्टडीज बना रहे हैं। अजीमी साहब, लेट्स जॉइन हैंड्स, उनको मिलके पब्लिश करते हैं, कपिल भाई को शेयर करते हैं और लोगों के साथ। लेट्स ब्रिंग इट टू वाइडर ऑडियंस। अगर आप इनिशिएट कर चुके हैं, एक्सीलेंट, इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके चलते हैं ताकि ज्यादा लोग उनको पढ़ें और उनसे बेनिफिट लें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और आपकी एक चीज होती है कि मीडिया हाईलाइट, इस पे बहुत कम स्टार्टअप फोकस्ड होते हैं, बट जो स्टार्टअप फोकस्ड हैं इस पे उन्होंने बहुत सक्सेस हासिल की है रिसेंटली। आपने क्या करना होता है, अपने स्टार्टअप को सिर्फ सोशल मीडिया तक लिमिटेड ना रखें, वेबसाइट तक लिमिटेड ना रखें। आपकी जो लोकल और इंटरनेशनल मीडिया है, स्पेशली जो आपकी वेबसाइट्स हैं, या आपका जो प्रिंट मीडिया है, या आपका जो टेलीविजन मीडिया है, वो आपकी कवरेज करे किसी तरह। आप कुछ ऐसा करें, कुछ इस तरह करें कि आपको ये कवरेज मिले। आप देखिए, और कुछ अच्छा करें प्लीज जी, कुछ अच्छा करें या कुछ इस तरह करें। देखिए, बहुत सारे लोग कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, बट कुछ इस तरह कर रहे हैं कि उनको मीडिया हाईलाइट जरूर मिल जाती है। एफर्ट्स होते हैं एक्चुअली अपने। आप उनको कांटेक्ट करेंगे, जी मैंने ये सर्विस लॉन्च की है, मैंने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है।
अगेन जो ये सारी चीजें हम बात कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं होनी चाहिए, आपकी सर्विस कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं होनी चाहिए। याद रखिएगा, दुनिया के जितने आप बड़े नाम ले लें मीडिया के, वो आपको कवरेज देंगे, चाहे बीबीसी हो, CNN हो, अल जजीरा हो। मैंने पाकिस्तानी लोकल स्टार्टअप्स पिछले साल देखे हैं, इवन तो उन्होंने सेल्स इतनी अच्छी नहीं की, 50 या 60 प्रोडक्ट बेचे होंगे जब से लॉन्च हुए, बट स्टिल दे आर कवर्ड बाय बीबीसी, दे आर कवर्ड बाय CNN, दे आर कवर्ड बाय अल जजीरा, आपके जियो, डॉन, सब लोग उनको कवर कर रहे हैं। डॉन के मॉर्निंग शो में मैं अक्सर देखता हूँ स्टार्टअप फाउंडर्स बैठे होते हैं, तो वो कोई अलग कोई मखलूक नहीं है, वो कोई एलियंस नहीं है, दे आर फ्रॉम अस, वो हम में से ही है। तो आप भी हो सकते हैं, कल आप भी डॉन न्यूज पे बैठे होंगे, मॉर्निंग शो में पूरा पाकिस्तान आपको देखेगा, कल आप भी कहीं जियो न्यूज के मॉर्निंग शो में बैठे होंगे, पूरा पाकिस्तान आपको देखेगा। तो होता क्या है, एक्चुअली ये भी एक ब्रांडिंग होती है, एक प्रेजेंटेशन होती है आपके स्टार्टअप की। लोग कहते हैं कि जी इससे क्या फायदा होगा, एक्चुअली आपकी एथेंटिसिटी बढ़ती है कि जी ये इतना अच्छा स्टार्टअप था कि जी लेट सपोज एग्जांपल देता हूँ, सेंटर फॉर ग्लोबल इनोवेटर्स के जो CEO हैं या फाउंडर हैं, उनको डॉन न्यूज ने बुला लिया, तो आपको क्या होता है, अथेंटिसिटी होती है कि जी डॉन न्यूज एक्नॉलेज कर रहा है या जियो न्यूज एक्नॉलेज कर रहा है, जितने बड़े मीडिया चैनल्स हैं वो एक्नॉलेज कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रेजेंट योर स्टार्टअप इन अ बेटर वे। और आपके पास क्या होता है, ये जो इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं, इनको आप ज्वाइन करें। इंक्यूबेशन सेंटर में रहने का एक फायदा ये होता है, ये जितनी मैं चीजें कह रहा था, मीडिया हाईलाइट और ये सारी चीजें, ये खुद ब खुद आपके स्टार्टअप को मिल जाती है। मैंने देखा है कि रिसेंटली NIC के जितने स्टार्टअप है उनको अक्सर मीडिया कवरेज मिल रही होती है, डॉन या डिफरेंट जो आर्टिकल्स हैं उनमें वो पब्लिश हो रहे होते हैं, नेस्ट IO के जितने स्टार्टअप है वो पब्लिश हो रहे होते हैं, लम्स के जितने स्टार्टअप है वो पब्लिश हो रहे होते हैं। बट बाकी यूनिवर्सिटीज के जो इंक्यूबेशन सेंटर्स है, क्योंकि वो खुद इंटरेस्टेड नहीं है, उनके पास इंक्यूबेशन मैनेजर इतने अच्छे नहीं है, वो हाईलाइट नहीं होते। तो ये सारे एफर्ट्स होते हैं आपके इंक्यूबेशन मैनेजर के। इंक्यूबेशन सेंटर का सिर्फ एक काम नहीं होता, इंक्यूबेशन सेंटर के बहुत सारे काम होते हैं, और पाकिस्तान में रेयर इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं जो ये सारे जितनी भी जॉब्स हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, वो जितनी उनकी ड्यूटीज है वो परफॉर्म कर रहे हैं। इंक्यूबेशन सेंटर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता आपको एक सीट प्रोवाइड कर दी और एक कंप्यूटर प्रोवाइड कर दिया और आए जी आप काम करें। इंक्यूबेशन सेंटर आपको बहुत सारी चीजें देता है, आपको नर्चरिंग करता है आपकी, जो हम बचपन से कहते हैं ना, बचपन से बड़े होने तक जो नर्चरिंग होती है, वो काम होता है एक इंक्यूबेशन सेंटर का, 1-1.5 साल या 6 महीने में करने का। तो आप ऐसे इंक्यूबेशन सेंटर्स को ज्वाइन करें। देखिए लिमिट हमारे पास पाकिस्तान में, लोग कहते हैं कि जी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बट मैं शायद इससे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। मैं इस पे बहुत ज्यादा खुल के बोल रहा हूँ और मैं अगेन एक्नॉलेज करूंगा, बहुत अपॉर्चुनिटीज है। हमारे जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं वो क्यूरियस नहीं है, वो रिसर्च ओरिएंटेड नहीं है, उनको पता ही नहीं है अपॉर्चुनिटी को गेन कैसे करना है, उनको पता ही नहीं है एक अच्छे इंक्यूबेशन सेंटर को ज्वाइन कैसे करना है। अगेन इंक्यूबेशन सेंटर को ज्वाइन करना कोई एक बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, आपने सिर्फ आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके सोशल मीडिया हैंडल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, और आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। बस यही चीजें चाहिए होती हैं एक अच्छे इंक्यूबेशन सेंटर में जाने के लिए। हम एक्चुअली इन्हीं पे फोकस नहीं कर पाते और अच्छा इंक्यूबेशन सेंटर हमें जो है अक्वायर ही नहीं करता। मैं रिसेंटली देख रहा था NIC स्ट्रगल कर रहा था कि जी हमें अच्छी स्टार्टअप एप्लीकेशंस नहीं आ रही, जबकि उनके पास ये होना चाहिए कि जी हमें बहुत सारी एप्लीकेशंस आ रही है, हमें स्ट्रगल हो रही है सिलेक्ट करने में कि अच्छे स्टार्टअप्स कौन से हैं। इसी तरह बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स के मैनेजर्स की ये शिकायत रहती है कि जी हमें अच्छी एप्लीकेशंस नहीं आती, और यहाँ स्टार्टअप्स कहते हैं कि जी हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, हम कैसे एक अच्छा इंक्यूबेशन सेंटर ज्वाइन करें। तो इस पे आपने बहुत फोकस करना है। और लास्ट 2 चीजें हैं जिन पे मैं फोकस करना चाहूंगा कि आपके जो स्टेटिस्टिक्स है, रेवेन्यू मॉडल है, अभी थोड़ी देर पहले एक सेशन हो रहा था रेवेन्यू मॉडलिंग पे, स्टैटिक्स पे, ये बहुत अच्छे होने चाहिए। हम क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, हम थोड़े से पैसे नहीं स्पेंड करना चाह रहे, या हम थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे इस एरिया पे। आपकी जो अकाउंट्स हैं, आपके जो पेपर्स हैं, ये सारे किसी प्रोफेशनल से डेवलप करवाएं। होता क्या है उससे कि आपकी जो फिगर्स होती हैं, आपके जो एस्टीमेट्स होते हैं, वो एक्यूरेट होते हैं। अक्सर मैंने देखा है, हम आते हैं इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से, ये आपको शायद कस्टमर के लिए नहीं चाहिए होते हैं सारे स्टैटिक्स, ये आपको सिर्फ अपने इन्वेस्टर को इम्प्रेस करने के लिए चाहिए होते हैं। इन सारे स्टेप्स के बाद आखिर में जब बात आती है
आपका जो इन्वेस्टर है अल्टीमेटली वो आपको प्रेजेंटेशन के लिए बुलाता है और आप वहां अपनी पिच डेक प्रेजेंट करते हैं। तो वहां पर एक चीज होती है नंबर्स। अक्सर लोग यहाँ गलती कर लेते हैं, नंबर सही प्रेजेंट नहीं करते, वो सोशल मीडिया से कहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं या कोई ऐसा डेटा दे देते हैं जो रियलिस्टिक नहीं है। और दूसरा हमारे पास जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, हम रिसर्च ओरिएंटेड कंट्री नहीं है, हम रिसर्च पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते। इवन तो मेरे साथ वाइस चांसलर साहब भी हैं यहाँ पे, वो भी शायद इसको थोड़ा सा एक्नॉलेज करें। हम रियलिस्टिक रिसर्च पे फोकस नहीं करते, हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं पूरी दुनिया से, इवन दो उसके हम सिनोनिम्स कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, हम पब्लिश तो कर लेते हैं अपनी रिसर्च, बट वो रियलिस्टिक नहीं होती है, वो प्राइमरी डेटा पे फोकस नहीं करती। अच्छा, एक सवाल आया है, मैं इसको पहले ले लेता हूँ। व्हेन पिचिंग व्हाट would you recommend, should the length of your pitch deck be your length of your pitch? Investor won't have hours to spend on the pitch, but would you feel suspicious if pitch in done 2 minutes? जरक मैं इस पे थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव दूंगा। मैं पाकिस्तान की टॉप इन्वेस्टर समिट्स में बैठ चुका हूँ, एज ए इन्वेस्टर मैं वहां पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। ये 2 मिनट वाली जो कहानी है ना, ये भी फेक है। आपको मैंने देखा है जो 10 से 15 मिनट एवरेज मिलते हैं आपको अच्छे इन्वेस्टमेंट समिट जितने भी होते हैं। मैंने एनआईसी में भी अटेंड किए हैं, मैंने नेस्ट आईओ में भी अटेंड किए, मिनिमम आपको 10 to 15 मिनट्स मिलते हैं। ये जो 2 मिनट वाली कहानी होती है, 2 मिनट में आपको सिर्फ इम्प्रेस करना होता है। ये जो पहले 2 मिनट होते हैं ये बहुत क्रिशियल होते हैं। आपने अपने इन्वेस्टर का फोकस पूरा अपनी पिच डेक पे लेना होता है। ऐसे इंप्रेसिव नंबर्स होने चाहिए, ऐसी इंप्रेसिव स्टेटमेंट्स होनी चाहिए, ऐसा इंप्रेसिव रिसर्च डेटा होना चाहिए जो कि आपके इन्वेस्टर को जो है आपकी तरफ मुतवज्जा करे। ये पहले 2 मिनट जो होते हैं ये इंप्रेस करने के लिए होते हैं इन्वेस्टर को, अदरवाइज आपको 10 से 15 मिनट इजीली मिल जाते हैं इन्वेस्टर को प्रेजेंट करने के लिए। बट अगेन वहां तक पहुंचने के लिए एक बहुत बड़ा लंबा सफर होता है। इन्वेस्टर के सामने प्रेजेंटेशन देने के लिए एक लंबा सफर होता है, आपको बहुत सारे मराइल से गुजर के आना होता है। जब आप इंक्यूबेशन सेंटर में एंटर होने जाते हैं तो वहां एक प्रेजेंटेशन होती है, जब आप वो पास करते हैं, 6 महीने वहां स्पेंड करते हैं, तब जाके आपको इन्वेस्टर से मिलवाया जाता है। डायरेक्टली आप इन्वेस्टर से नहीं मिलते। एक्चुअली वो जो 6 महीने होते हैं आप जो एक इंक्यूबेशन सेंटर में स्पेंड करते हैं, मैं कहता हूँ आप मास्टर होने चाहिए इन चीजों में, प्रेजेंटेशन में। वो 6 महीने आपको सिर्फ इसीलिए दिए जाते हैं कि 6 महीने में आप अपनी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करें। उस प्रेजेंटेशन में आपके नंबर्स ठीक होने चाहिए, जो स्टेट्स की हम बात कर रहे थे, आपका प्रोडक्ट ठीक होना चाहिए, आपके प्रोटोटाइप डेवलप होने चाहिए, प्रोटोटाइप की पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए, प्रोटोटाइप चल रहे हो। मैंने अभी रिसेंटली एक एक्सपीरियंस किया था, एक इन्वेस्टर के साथ प्रेजेंटेशन थी और वो स्टार्टअप अपने प्रोटोटाइप अपने साथ लेके आया था, और वो प्रोटोटाइप जो है जब इन्वेस्टर ने कहा जी इनको यूज करके दिखाएं, तो अनफॉर्चुनेटली वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था और वो 2 घंटे शायद 10-15 मिनट लग गए उसको स्टार्ट करने में। अब वो जो बुरा इंप्रेशन होता है ना, वो पूरी जिंदगी आपके साथ चलता है। ये सारी चीजों पे आपने पिछले 6 महीने में काम करना होता है। ये जो 6 महीने आप इंक्यूबेशन सेंटर में गुजारते हैं, इवन तो आप घर पे भी गुजार रहे हैं, तो पहले दिन जाके इन्वेस्टर को आप प्रेजेंटेशन ना दें। पहले 4-5 महीने आप काम करें, अपनी प्रेजेंटेशन पे काम करें, अपने नंबर्स पे काम करें, और नंबर्स फेक नहीं होने चाहिए। हम या तो बहुत एक्सिक्यूटेड नंबर्स दे देते हैं जो रियलिटी पे बेस ही नहीं करते। हम एस्टीमेट दे देते हैं जी 3 मिलियन मेरे पास सेल्स होगी अगले 6 महीने में, 3 मिलियन यूनिट सेल करूंगा। भाई कहां से 3 मिलियन यूनिट सेल करोगे? आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है, आपकी अपनी प्रेजेंटेशन में आप बता रहे हैं 500 यूनिट्स है, मतलब 5000 यूनिट आप प्रोड्यूस कर सकते हैं या 5 लाख यूनिट, और आप कह रहे हैं जी मैं 3 मिलियन यूनिट सेल करूंगा। कहां से सेल करेंगे? ये ऐसी प्रेजेंटेशन मैंने देखी है। तो यहाँ जो आप नंबर्स का ब्लेंडर करते हैं, ये ब्लेंडर नहीं होना चाहिए। रियल नंबर्स होने चाहिए। अगर आप 5000 प्रोडक्ट बेच सकते हैं तो आप 5000 ही लिखें, और इन्वेस्टर आपको अप्रिशिएट करेगा। इन्वेस्टर कहेगा हाँ जी 5000 प्रोड्यूस कर सकते हैं, आपका 100% जो है सेल्स रेशियो है कि आप 5000 प्रोड्यूस करेंगे, 5000 सेल करेंगे। आप 3 मिलियन लिख देते हैं या 30 लाख प्रोडक्ट लिखते हैं, कहाँ से सेल करेंगे? तो नंबर्स आपके रियल होने चाहिए। और ये रियल नंबर कहाँ से आएंगे? जब आप रिसर्च करेंगे, बेंचमार्किंग करेंगे, आपके कॉम्पिटिटर किस तरह का किस तरह के उनका सेल्स टेन्योर है, और वो किस तरह जो है अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, ये सारी चीजों पे जब आप रिसर्च करेंगे तो आपके पास ये नंबर सामने आएंगे। और बाकी मैं ये कहूंगा, आपके आखिरी में बात करूंगा, फिर हम सम अप की तरफ जाएंगे, कि आपके विजिटिंग कार्ड्स बहुत अच्छे होने चाहिए।
हम क्या करते हैं, वो कंप्यूटर से मैंने अक्सर न्यू स्टार्टअप्स को देखा, यंग स्टार्टअप्स को, वो प्रिंटर से खुद विजिटिंग कार्ड प्रिंट कर लेते हैं। भाई उस पर टाइम दें। ये जितनी चीजें ना छोटी छोटी, ये बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। मुझे याद है आज तक वो इमरान जटाला ने मुझे कार्ड दिया था जो पहली मरतबा, तो मैं उसको थोड़ी देर तक देख रहा था, बहुत अच्छा कार्ड था, इंप्रेसिव था। तो आप जो है ना अपने कार्ड्स पे थोड़ा सा फोकस करें, अब वो अच्छे होने चाहिए। विजिटिंग कार्ड याद नहीं है ना, ठीक है ना, हो बेहतर है। बुरा हो ना तो वो बुरा इंप्रेशन क्रिएट करता है। और आपके जो ब्रोशर्स है वो अच्छे होने चाहिए। ऐसे ही आप किसी को फोटो स्टेट करके या प्रिंट करके ना दें, उसके कलर्स बहुत अट्रैक्टिव होने चाहिए। थोड़ी सी ये थोड़ा सा जो एक्सपेंस होता है ना, एक्चुअली ये इन्वेस्टमेंट होती है। हम कहते हैं कि ज्यादा ये एक्सपेंस है, बट मैं कहता हूँ जो यंग स्टार्टअप है ये उसके लिए इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आपकी जो आउटलुक है वो बहुत अच्छी हो जाती है। और जितनी आपकी आउटलुक अच्छी होगी, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, आपका इन्वेस्टर उतना ही ज्यादा इंप्रेस होगा। रिसेंटली मैं जज था एक कंपटीशन में, तो वहां पर कोई 15 स्टार्टअप्स थे जिन्होंने प्रेजेंटेशन दी, और एक स्टार्टअप ऐसा था 15 में से जिन्होंने सबसे पहले अपनी एक समरी बनाई थी, वो प्रिंटेड थी बहुत अच्छे कलर्स में, बहुत ही यूनिक फाउंट उन्होंने यूज किया था, और वो मेरे सामने रख दी। तो मुझे अब कोई सवाल करने की जरूरत ही नहीं थी उनकी पूरी प्रेजेंटेशन में, क्योंकि वो मेरे सामने थी। वो एक क्रिएटिविटी थी। अच्छा, उनके कार्ड्स इतने इंप्रेसिव थे, और उन्होंने जो अपना प्रोडक्ट प्रोटोटाइप था वो मेरे सामने रख दिया था। एक्चुअली मुझे गिफ्ट दिया था, तो वो मेरे सामने था, मैं इवेल्युएट कर सकता था। और बाकी सब लोग हवा में बता रहे थे मेरा प्रोडक्ट ऐसा है, ऐसा होगा, इस तरह होगा। तो इस पे फोकस करें। अगर आपका ऐसा प्रोडक्ट है जो आप कैरी कर सकते हैं, अपने साथ लेके जा सकते हैं, तो वो भी आप अपने इन्वेस्टर के सामने रखें। तो होगा क्या, वो प्रेजेंटेशन आपकी नजर आ जाती है कि जी दिस इज माई प्रोडक्ट। तो ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें, इन पे फोकस करें, और ब्रांडिंग पे बहुत ज्यादा काम करें। ब्रांडिंग अच्छी होनी चाहिए, तो शायद आपका स्टार्टअप जो है ना उसको कोई मोहताजी नहीं होगी, या आपके वर्ड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके अल्फाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सारी चीजें खुद बताती हैं कि यार बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत इंप्रेसिव है, बहुत अच्छा यूज है इसका, बहुत अच्छी सर्विस है। तो इन सारी चीजों पे फोकस करें। और याद रखिएगा, इन्वेस्टर सिर्फ पिच डेक को नहीं देखता, ये एक बहुत बड़ी गलती है। आप अभी भी अगर ये सोचते हैं तो आप शायद किसी और दुनिया में। इन्वेस्टर आपकी हर एक चीज को देखता है। इवन तो मैं आपको ये बताऊं कि आपकी जो पर्सनल फेसबुक प्रोफाइल है वो भी इन्वेस्टर रिव्यू करता है। मैंने अपने जो मेरे डायरेक्टर्स हैं उनको 4-5 मरतबा उस जो हमारा फाउंडर्स होते हैं उनकी प्रोफाइल्स का डेटा निकाल के दिया है कि जनाब ये इसकी एक्टिविटीज हैं, ये इसकी स्पेंडिंग है, ये स्टाइल है इसका, और ये सारी चीजें आपकी देखिए। आप जब इन्वेस्टर के पास जाते हैं ना, तो कुछ भी आपका पर्सनल नहीं रहता, आप पब्लिक बन जाते हैं। जैसे हम कहते हैं एक्टर्स पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं, तो आपके जो फाउंडर्स होते हैं जब वो इन्वेस्टर के पास जाते हैं तो वो भी एक पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाते हैं। और स्पेशली जब आपकी पब्लिक कंपनी हो जाती है तो वो आपकी पब्लिक प्रोफाइल बन जाती है। आप याद रखिएगा, आपकी फेसबुक प्रोफाइल आपकी अपनी प्रोफाइल नहीं है, वो आपके स्टार्टअप को रिप्रेजेंट कर रही है, वो आपकी ब्रांडिंग को रिप्रेजेंट कर रही है। आप अगर कोई बुरे काम करते हैं अपनी फेसबुक पर्सनल प्रोफाइल पे, वो भी लोग कंसीडर करते हैं। और ये सोशल मीडिया वर्ल्ड है। इमरान साहब के साथ मेरे कोई 200-300 म्यूचुअल फ्रेंड होंगे, तो इस तरह आपके साथ, आप चाहे कितनी भी बड़ी पर्सनालिटी हो, आप फाउंडर हो, आपको लोग देख रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको नहीं पता होता आपको लोग फॉलो कर रहे होते हैं। तो रिमेंबर, ये प्रेजेंटेशन का मतलब सिर्फ आपकी पावर पॉइंट स्लाइड नहीं है। आप जो भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, जैसी आप जिंदगी स्पेंड कर रहे हैं, जिस तरह आप बोलते हैं जाके, जिस तरह आप चिल्लाते हैं जाके किसी के कस्टमर सर्विस सेंटर पे, जिस तरह आप अपने वेंडर को ट्रीट करते हैं, जिस तरह आप अपने सप्लायर को ट्रीट करते हैं, जिस तरह आप अपने कस्टमर को ट्रीट करते हैं, जिस तरह आप अपने सर्विस प्रोवाइडर को ट्रीट करते हैं, ये सारी चीजें मिलकर आपकी प्रेजेंटेशन है। ये सब चीजें मिलकर आपके स्टार्टअप को प्रेजेंटेबल बनाती है। ये पूरा एक पैकेज है, ये एक पावर पॉइंट स्लाइड भी है। थैंक यू वेरी मच कपिल। और अगर मैं इसको समराइज करूं तो बिल गेट्स कहता है इफ यू कांट मेक इट गुड एटलीस्ट मेक इट लुक गुड। तो व्हाइल यू आर मेकिंग इट गुड, ये नहीं है डोंट फेक इट, वो कहते हैं फेक इट टिल यू मेक इट, till you really become a $1 million company, appear like a $1 million company. That's what Kapil is saying. और इसमें मैं बिल्कुल इंडोर्स करूंगा कि जो कपिल कह रहे हैं, स्ट्रांगली एग्री करता हूं उससे, कि आपका जो डिजिटल पर्सोना है दैट इज नॉट जस्ट ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इट्स जो आप फेसबुक पे डेली कर रहे हैं, दैट इज पार्ट ऑफ योर डिजिटल पर्सोना। लोग उस पे आपको जज करेंगे।
और जो आप अपनी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसको एक बी केयरफुल व्हाट यू आर शेयरिंग। आप हर पोस्ट डालते हुए ये जरूर सोचें कि आप दुनिया को चाहते हैं कि वो आपको इस एंगल से देखे। मैं बहुत सारे अपने कॉलीग्स को भी कहता हूँ और बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स को भी कि बी केयरफुल कि आप डिजिटल पर्सोना क्या क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज लोग आपको उस पर जज करेंगे। आजकल तो बहुत स्टैब्लिश्ड प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जो आप पे ओपन सोर्स एनालिसिस करके बता देंगे कि आप भी अपने बारे में उतना अच्छा नहीं जानते होंगे जितना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपके बारे में बता सकते हैं कि आपकी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन क्या है, रिलीजियस इंक्लिनेशन क्या है, आपका टेम्परामेंट कितना एक्सट्रीमिस्ट है, कितने आप वेल स्पोकन है, आपकी स्किल्स का लेवल इवन आपकी ड्रेसिंग स्टाइल हर चीज वो आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स और डिजिटल पर्सोना पेंट कर देगा। सो मैं तो ये एडवाइस करता हूँ और जो कपिल कह रहे हैं उसको एक स्टेप पे अगर आप और बिल्ड करें उन्हीं की बात पे, तो आप अपना डिजिटल पर्सोना अपने से आगे सेट करें। सो डिजिटल पर्सोना इतना अच्छा हो कि आप वो बन जाए, ना कि आप अपनी बुरी पिक्चर पेंट कर दें फेसबुक पे और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो थैंक यू वेरी मच कपिल भाई, दिस वाज द पर्पस ऑफ दिस सेशन कि स्टार्टअप्स को ये रियलाइज हो कि आपने एक रियल बिजनेस बनना है, रियल वर्ल्ड में जाना है और आप पब्लिक प्रॉपर्टी फाउंडर्स जो है ना वो एक्टर्स की तरह आपने बिल्कुल कहा कि पब्लिक प्रॉपर्टी है। फिर बी केयरफुल व्हाट यू आर डूइंग ऑन योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कि लोग आपको देख रहे हैं, पीपल आर फॉलोइंग यू, पीपल आर लुकिंग एट यू, पीपल आर लुकिंग अप टू यू। आपने लोगों को इंस्पायर करना है और इंस्पायर करेंगे तो फिर आपके बिजनेस भी अनलॉक नेक्स्ट लेवल हो जाएगा और फंडिंग भी आ जाएगी और इन्वेस्टर्स भी आ जाएंगे। बिल्कुल आपने थैंक यू। बल्कि यहाँ पर इमरान साहब आखिर में 1 सेकंड दूंगा, मुझे याद आ गया रिसेंटली, मैं नाम नहीं लूंगा बट रिसेंटली लोग समझ जाएंगे, रिसेंटली 2-3 इंसिडेंट्स हुए जहां पर हरासमेंट के इश्यूज हुए थे, वो फाउंडर्स ने किए थे बट वो उनकी पर्सनल लाइफ थी, बट याद रखें उनकी कंपनी ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स में सफर किया। उनके स्टार्टअप्स ने जो उन्होंने 10 साल में 15 साल में डेवलप किए थे, वो सिर्फ उनकी एक छोटी सी गलती, वो मी टू वाले एक इंसिडेंट से आप जीरो पे आ जाते हैं। आपकी पूरी प्रोफाइल आपने जो लाइफ में बिल्ड की, तो आप सिर्फ एक शख्सियत नहीं है, आप एक्चुअली एक कंपनी, एक ब्रांड है। तो खुद को एक ब्रांड समझे, जितनी आप अपनी ब्रांडिंग करेंगे उतनी आपकी स्टार्टअप की ब्रांडिंग होगी। एग्जैक्टली बिल्कुल, आपका कंडक्ट बेहतर हो जाना चाहिए। जब आप अपनी कंपनी चेंज करेंगे और आप बेहतर लोगों से एसोसिएट होंगे तो यू रियलाइज कि हर स्टार्टअप फाउंडर को ग्रो करना है एज ह्यूमन बीइंग। तो आपको रियलाइज करना है कि आपने वुमेन को रिस्पेक्टिवली ट्रीट करना है, दूसरे लोगों को, डिफरेंट कल्चर्स के, डिफरेंट थॉट्स के, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स को, सबको रिस्पेक्ट देनी है, उनको अब एक अच्छे तरीके से ट्रीट करना है, बिकॉज यही आपका पर्सोना बनाएगा। और इसमें ये क्वेश्चन है कपिल, अगर क्विकली हम ले लें, बट टू कंसीडर फर्स्ट यंग स्टार्टअप टू गो फॉर पर्सनल ब्रांडिंग और स्टार्टअप ब्रांडिंग, दोनों एक साथ लेके चलनी होंगी आपको। ये पर्सनल ब्रांडिंग अगर आप पहले करेंगे तो किसी को पता नहीं होगा आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और अगर आप सिर्फ स्टार्टअप ब्रांडिंग करेंगे तो पता नहीं होगा आप कौन है। ये दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी, याद रखिएगा। अगर आप लेट सपोज पर्सनल ब्रांडिंग पे काम नहीं कर रहे और आपको डॉन न्यूज सुबह इनवाइट कर लेता है, आप क्या जाके वहां प्रेजेंट करेंगे, या आपको कैसे इनवाइट करेगा? वो जानते हैं सिर्फ सीजीआई को, तो वो इमरान जिटालो को कैसे इनवाइट करेंगे? याद रखिएगा ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। आपको अगर सोशल मीडिया हाईलाइट मिलेंगे तो वहां इंटरव्यू आपका होगा, आपको लोग जानेंगे, आपके स्टार्टअप को बाद में जानेंगे। और स्टार्टअप खुद से तो नहीं बोलेगा ना, एक कंपनी वेबसाइट तो नहीं बोलेगी, आप ही बोलेंगे। तो ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। पहले पर्सनल ब्रांडिंग पे ठीक है, थोड़ा सा फोकस करें, अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बनाएं कि लोग आप पे बिलीव करें। होता है ना, सामने देख के आपको यार मतलब इसकी पर्सनैलिटी तो ऐसी नहीं है, ये $1 मिलियन की आस्क कर रहा है। ऐसी आस्क होती है जब हम इन्वेस्टर उसमें बैठे होते हैं समिट में, तो जी $1 मिलियन चाहिए, और मुझे जी साथ में बैठा हुआ इन्वेस्टर कह रहा है यार इसको मतलब मैं $1 मिलियन दूंगा। $1 मिलियन का मतलब पता है आपको, अगर पाकिस्तानी करेंसी में उसको कन्वर्ट करें तो दिस इज आपकी पर्सनल ब्रांडिंग, आपकी अपीयरेंस, आपके जूते, आपके सॉक्स, आपका बेल्ट, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। हम कहते थे ये इंटरव्यू में मैटर करती है, सेम उसी तरह ये सारी चीजें आपके इन्वेस्टर समिट में भी मैटर करती हैं। एक खातून थी, वो प्रेजेंटेशन दे रही थी और वो जिस तरह के कपड़े पहन के आई थी, मॉडर्न टच नहीं था बल्कि वो बहुत ही देसी होके आई थी, और वो कह रही थी कि मुझे 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए, और उनके जूते भी ठीक नहीं थे। आप कहेंगे ये डिस्क्रिमिनेशन है, मैं कहूंगा ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, एक्चुअली आपकी प्रेजेंटेशन है। भाई वो एक दिन है ना,
आप अगर 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लेने जा रहे हैं और आप अपने ऊपर सिर्फ 5,000 रुपए स्पेंड नहीं कर सकते, तो आप क्या बात कर रहे हैं? 5,000 रुपए लगते हैं सिर्फ अच्छा बंदा बनने में। मतलब 5,000 रुपए में सारी चीजें नहीं आ जाएंगी आपकी, सारी जितनी भी आप पहन के जा रहे हैं। Thank you very much, Kapil. This was a good learning session, and I hope a wake-up call for all the founders as well, that you need to grow with your startup. Rather, मैं तो कहता हूँ लोगों को ज़्यादा grow करना है. They need to outgrow their businesses. So thank you very much. It was a great session. हम आपको बार-बार ज़हमत देते रहेंगे. Thank you very much for sparing time. Thank you very much for joining us from Karachi. Uh, guys, we are taking a leave for today और कल इंशाल्लाह ताला वापस आएंगे इस startup discussion को further build करेंगे. Thank you very much. You have a good day.